Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine with all your family members and doing well at your home. इस बीच आपको कुछ छुट्टियां मिली गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से और उसके बाद हम लोग आज से फिर से आपके साथ पठन पाठन के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए मौजूद हैं। आपसे सामने से रूबरू तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिलों से आपके करीब हैं। एंड आई होप सो दिस ऑल्सो दैट यू हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक बढ़िया समय इन छुट्टियों में बिताया होगा। आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। अगर आपके घर में कोई भी अस्वस्थ हो तो उसका ध्यान रखिए और सारे कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका अभी भी पालन करिए, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय है और इस कठिन समय से सकुशल बाहर निकलने में ही हमारी पूरी बहादुरी है। और इन सब के लिए आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि वो आप सबको, आपके परिवार वालों को, हम सबको स्वस्थ और सुखी हमेशा रखे। तो चलिए इसी प्यारी सी बात के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं आज का। इस बीच मैंने आपको कुछ ग्रामर की एक्सरसाइजेस भेजी थी एज आई वॉज नॉट सो वेल। सो ग्रामर की एक्सरसाइजेस भेजने के पीछे दो रीजंस थे कि एक तो आपकी ग्रामर की कॉपी भी मेंटेन हो जाए साथ में, और अगर छुट्टियां हो जाती हैं और अगर आप उसको समय से नहीं कर पाते हैं तो आप उसे कर लें। तो मुझे लगता है कि आपने उन्हें पूरा कर लिया होगा और अच्छे से अपनी कॉपीज़ मेंटेन कर ली होंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर अचानक से आपसे किसी भी एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी अगले साल कहा जाए तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 12th क्लास में जो ग्रामर आप पढ़ते हैं या हिंदी लिटरेचर की भी बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो सब आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर 12th, जो भी आपके जॉब के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, जो भी आपके ये प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, उन सब कॉम्पिटिशन्स में अधिकतर में हिंदी के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मैंने कराए हैं वो भी आपके बोर्ड में भी आने वाले हैं और वैसे भी आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में बैठना पड़े तो आप उसमें सफल हो। तो मैंने तीन एक्सरसाइजेस शायद आपको कराई हैं और आपने 12th B1 B2 और कॉमर्स के लिए एक एक्सरसाइज थी और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए दूसरी, और आई होप सो कि आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर अभी भी आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो उसे काइंडली कंप्लीट करिए। और अब हम आते हैं अपने पोयम पर जो हम पढ़ रहे थे। और आपने देखा था कि हम लोगों ने बेटा पवन दूतिका चैप्टर जो है वो शुरू किया था। ये पवन दूतिका चैप्टर हमने शुरू किया था और इसमें 13 पैराग्राफ तक मैं आपको बता चुकी थी। मैंने आपसे उस समय बुक्स लेने को मना किया था, इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइंस आती हैं और उसके हिसाब से आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में या किसी चीज़ में कोई चेंज होता है तो आप बुक्स इसलिए ना लें, ये कहा था। और साथ ही आपको ये भी बताया था कि बुक्स ना लेने से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके जो कि साहित्यिक हिंदी के चैप्टर हैं और साहित्य के बहुत जाने माने चैप्टर्स हैं। इनमें से कुछ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और विशेष रूप से कविता, तो ये आपको गूगल पे भी सर्च करने के लिए इसे मिल जाएगी, तो आप उससे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं तो जैसा कि अभी तक तो कोई ऐसी गाइडलाइंस आई नहीं है और नई बुक्स आई नहीं हैं, तो आप ले सकते हैं बुक। कुछ बच्चों ने फ़ोन किया था, कुछ बच्चों ने मैसेज भी इस बीच किया था, तो मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा सा वेट करिए
और क्योंकि आपके चैप्टर्स मिल जा रहे हैं तो आप जुलाई तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस बीच आपका सिलेबस है वो मैं पूरा कर ही रही हूँ और उसके लिए आपको किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आप HM पब्लिकेशन की बुक्स ले लीजिए, और HM पब्लिकेशंस की बुक 21-22 ईयर देख के लीजिए। खास तौर से ये ध्यान दीजिए कि आप अगर बुक ले रहे हैं तो 21-22 के का ईयर, प्रकाशन वर्ष जो है, पब्लिशिंग ईयर, उसे बेटा देख के लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर पुरानी हो तो फिर फ़िलहाल आप अभी 10-15 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं 10-15 दिन रुकने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट यूपी बोर्ड में जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो अधिकतर जून जुलाई में बुक्स आती हैं नई, इसलिए कहा। ठीक है, सो आई होप सो दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। तो देखिए, इसमें हमने 13 पैराग्राफ तक पवन दूतिका में पढ़ा था और आज हम लोग 14 पैराग्राफ पढ़ेंगे और थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करते हैं इसमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो आपको पता है कि इसमें हम लोग श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जब राधा विरह से व्याकुल होकर के अपने भवन में बैठी हुई थी, तभी एक ठंडी सुगंधित पवन का झोंका आता है उनके भवन में, और राधा उसी को अपना दूत बना करके और अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं। और इसी जब वो संदेश भेजने का निश्चय करती हैं, संदेश भेजने का सोचती हैं, तो वो पवन से कुछ बातें करती हैं और उन्हीं बातों को हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो इसके पहले जो आपको मैंने 13 पैराग्राफ पढ़ाया था वो था, साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि राधा इसमें श्री कृष्ण के लिए संदेश दे रही हैं पवन को, और पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत सुंदर शरीर वाले हैं और उनको देख करके ऐसे लगता है जैसे उनका शरीर सांचे में ढला हुआ हो और उस शरीर से फूलों की भीनी भीनी सुगंध आ रही हो और जो प्राणों को पोषित करने वाली महसूस हो रही होती है या महसूस हो रही है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि उन श्री कृष्ण के शरीर से फूलों की सी भीनी भीनी सुगंध निकलती है जो प्राणों की संपोषिता है या संपोषिका है, अर्थात प्राणों को पोषित करने वाली है। इसके अलावा उनके कंधे, मतलब इसके अलावा आप नहीं लिखेंगे, इसके नेक्स्ट लाइन का अर्थ मैं आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि उनके चौड़े कंधे वृषभ के समान अर्थात बैल के समान शक्तिशाली हैं, वे अत्यंत आकर्षक हैं और उनकी जो लंबी बाहें हैं वो हाथी की सूंड की तरह पुष्ट हैं और शक्ति की भंडार हैं। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 14 पैराग्राफ से शुरू करते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। एक बार बेटा फिर से पढ़ रहे हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका अर्थ देख लें। राजाओं सा अर्थात राजाओं के समान, सिर अर्थात सिर पर, लसा का क्या मतलब है? लसा का मतलब है लगा हुआ, दिव्य अर्थात डिवाइन, दैवीय, आपीड़ मतलब होता है मुकुट। आपीड़ मतलब क्या होता है? आपीड़ मीन्स मुकुट। शोभा होगी अर्थात सुंदरता होगी, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कान, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना मतलब
विभिन्न प्रकार के, नाना मतलब बहुत तरह के, रत्नाकलित अर्थात रत्नों से जड़े हुए, भुज अर्थात बाहों में, मंजू अर्थात मनोहर, केयूर होंगे, केयूर एक तरह का बाहों में पहनने वाला आभूषण होता है, उसे कहा जाता है। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। लसित मतलब हम क्या कह सकते हैं, लसित मतलब होता है कि भरा हुआ, है ना। मोती माला लसित मतलब मोतियों की मालाओं से, लसित अर्थात भरा हुआ, उनका अर्थात श्री कृष्ण का, कंबुसा कंठ होगा। कंबु अर्थात शंख के समान उनका सुंदर कंठ होगा। कंठ मतलब गला। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा, कि राधा क्या कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम जाओगी उनके राजमहल में तो तुम उनको कैसे पहचानोगी। तो कुछ पहचान उन्होंने पहले बताई है, और अब वो कह रही हैं कि पवन राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। जब तुम देखोगी उनके पास जाकर के तो उनके सिर पर राजाओं की तरह दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। क्या होगा, उनके सिर पर राजाओं की तरह दिव्य मुकुट होगा। सॉरी, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के सुंदर कुंडल शोभा पा रहे होंगे। उनके दोनों कानों में सोने के सुंदर कुंडल शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और उनकी भुजाओं में रत्नों से जड़े हुए सुंदर केयूर होंगे, जिसे आप हिंदी में उर्दू में एक्चुअली बाजूबंद कहते हैं ना, जिसे आप बाजूबंद भी कहते हैं। गाना है बाजूबंद 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 बाजूबंद, माधुरी दीक्षित का है शायद ना। तो वो केयूर मतलब बाजूबंद, या आप ऐसे केयूर ही लिखेंगे, ब्रैकेट में आप बाजूबंद लिख सकते हैं। ठीक है, कि उनकी भुजाओं में रत्नों से जड़े हुए सुंदर केयूर या ब्रैकेट में बाजूबंद होंगे, और उनके शंख जैसी गर्दन में कंबुसा कंठ होगा। तो इस लाइन को हम इस शब्द को हम पहले ले आएंगे, इसको बाद में, कि उनके गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर लग रही होगी, या जो उनकी शंख जैसी गला है वो शंख जैसे गले में उनकी सुंदर मोतियों से भरी माला शोभायमान होगी। समझ में आ गया। चलिए इसको एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आप इसे लिख लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईच एंड एवरी पैराग्राफ का अर्थ आप लिखिए, इसीलिए मैं आपको 2 से 3 या 4 पैराग्राफ ही मैक्सिमम पढ़ा रही हूँ, अभी भी ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, कि आप आज भी मैं आपके 2 से 3 ही पैराग्राफ लूँगी, क्योंकि इस बीच फिर आपका लिखने की प्रैक्टिस छूट गई होगी, और उसके बाद मैं आपका कोर्स आगे ले जाऊँगी। और आपको धीरे धीरे लिखाने का या धीरे धीरे पढ़ाने के पीछे यही रीज़न है कि आप खुद से लिखें। आप 12th क्लास में हैं और आपको पता है कि आई नेवर गिव यू स्पून फीडिंग। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ हर एक शब्द का अर्थ, और आपको होप सो समझ में आ भी रहा होगा। तो बेटा लिखने में भी थोड़ी भी कंजूसी मत करिए। जब भी आपका मन करे कि नहीं लिखना है या कंजूसी करनी है, तो एक बार अपने पेरेंट्स को ज़रूर याद करिए कि वो इस कोरोना काल में भी आपके लिए लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत से पैसे कमा के ला रहे हैं, जिससे आपने स्टडी मटेरियल्स खरीदे हैं, और उन स्टडी मटेरियल्स का अच्छे से यूज़ होना चाहिए। क्योंकि आप जोश में नई कॉपी बना लें और उसके बाद वो ऐसे ही रहे और अगले साल वो रद्दी में फिक जाए, तो वो हमारी पढ़ाई के साथ साथ आपके माता पिता का भी आपके द्वारा अपमान होगा, और कभी भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो आप इसको ज़रूर लिखिए, ये आपके काम आएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आती है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, और जो भी कठिन पैराग्राफ्स होंगे जिसका मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे नहीं लिख पाएंगे, उनको मैं आपको खुद नोट्स भेजूंगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। उनके सिर पर कि हे पवन, तुम जब उनके पास जाओगी तो तुम देखोगी कि उनके सिर पर राजाओं की तरह दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। उनकी भुजाओं में
रत्नों से जड़े हुए सुंदर केयूर होंगे और उनकी शंख जैसे गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर लग रही होगी। ठीक है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, सुंदर चित्रण किया गया है उनकी मनोहरता का, सुंदरता का। वियोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार में भी मधुरता है, वियोग श्रृंगार की अब का भी अच्छा रूप है, सुंदर रूप है। उपमा अलंकार है, कंबुसा कंठ होगा, है ना, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और आपको छंद मैंने कौन सा बताया था, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, मंद कांता छंद। कौन सा छंद, मंद क्रांता छंद। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है इसमें और कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, समझ में क्या। फिर चलिए यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। फिर राधा जो है वो डायरेक्ट बात करती हैं इनसे, पवन से, और देखिए आगे क्या कहती हैं इस पैराग्राफ में। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ, आई ऑलवेज लाइक इट। फिर से पढ़ा रहे हैं आपको, फिर से बता रहे हैं, एक बार रीड कर रहे हैं। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब पहले तो हम लोग सिंपल अर्थ बेटा देखेंगे कि तेरे में है, किसके, तेरे अर्थात किसके, पवन के में। पवन में तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, क्योंकि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास वो वाक शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है जो इस कुदरत ने या भगवान ने या ईश्वर ने हम मनुष्यों को दी है। तो तुम व्यथाएं कैसे सुनाओगी, और ना तुम्हारे पास व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, ना तुम्हें जीवन के व्यापारों को अपनी चतुर बुद्धि से चलाने की युक्तियां आती हैं। तो तुम क्या करना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जो मेघ सी, जिनकी कांति कैसी है, जिनके शरीर की चमक बादलों के समान है, अगर वो अपने सदन में, अपने महल में बैठे होंगे, तो तुम क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन में चारों ओर बहुत तरह के चित्र लगे होंगे, उनको तुम ध्यान से देखना। क्या कह रही है यहाँ पर राधा पवन से श्री कृष्ण के लिए? बहुत सुंदर बात कह रही हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि राधा यहाँ पर पवन को बता रही हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि राधा इस पद्यांश में पवन को ये बता रही हैं कि तुम श्री कृष्ण को किस प्रकार से अपना संदेश निवेदन करोगी, है ना, कि वो पवन से आग्रह कर रही हैं कि तुम मेरी विरह की व्याकुलता को देख करके जब श्री कृष्ण के पास जाओगी, तो चूंकि तुम्हारे अंदर वो बातें नहीं हैं, वो युक्तियाँ नहीं हैं, या वो गुण नहीं हैं जो हम मनुष्यों में होते हैं, तो तुम उनको कैसे संदेश दोगे। तो वो क्या कहती हैं, तेरे में है यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। प्रसंग आपको बता दिया। चलिए भावार्थ लिखते हैं कि वो कहती हैं कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वाणी का अभाव है। किसका अभाव है? वाणी का अभाव है। इसलिए मेरी व्यथा को तू वाणी के हिसाब से तो, वाणी द्वारा तो व्यक्त नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करना, विवेक बुद्धि का और युक्तियों का भी सहारा नहीं ले सकती हो। तो तुम क्या करना, तुम, क्योंकि तुम अपने जो मनुष्य के व्यापार हैं और उसमें वो जो युक्तियां चलाते हैं, तुम उसका सहारा नहीं ले सकती, तो तुम क्या करना, तुम अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी युक्तियों का सहारा लेना और अन्य तरीके से, किसी अन्य तरीके को अपना करके मेरी व्यथा को तुम श्री कृष्ण से व्यक्त कर देना। और क्या होंगी वो, कि यदि बादल जैसी, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, क्या कह रही हैं, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, कि यदि बादल जैसी कांति वाले मेरे श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हुए हों, तो तुम उस
सुसज्जित सुंदर भवन में जाना और क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन में टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना और शायद उन चित्रों में, ब्रैकेट में आप लिखेंगे इससे क्या वो संदेश दे रही हैं कि शायद उन चित्रों में कोई चित्र ऐसा हो जो मेरी व्यथा को प्रकट करने वाला हो, मेरी तकलीफ को प्रकट करने वाला हो और तुम उसे अपने उपयोग में ला सको। समझ में आ गया? तो चलिए फिर से एक बार इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं ताकि आप इसे नोट कर लें कि राधा पवन को, प्रसंग आप क्या लिखेंगे बेटा, प्रसंग में आप लिखेंगे कि राधा पवन को बता रही हैं कि श्री कृष्ण को तुम किस प्रकार संदेश निवेदन करोगी, इसका वर्णन है। और वो कह रही हैं कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वाणी का अभाव है, इसलिए मेरी व्यथा को तुम वाणी द्वारा ना कह सकोगी। इस स्थिति में जबकि तुम्हारे पास मनुष्यों की प्रकार की बुद्धि नहीं है कि जैसे मनुष्य लोग अपना व्यापार करने में युक्तियां लगाते हैं, नहीं, वो चीज़ें नहीं हैं, तो तुम अपनी विवेक बुद्धि और अपनी युक्ति का, अपने तरीकों का सहारा लेना और किसी अन्य तरीके से मेरी व्यथा को श्याम सुंदर के सामने या श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना। यदि बादल जैसी कांति वाले जो श्री कृष्ण हैं वो अपने भवन में बैठे हुए तुम्हें मिले, वो यदि अपने भवन में बैठे हुए हों, तो तुम उस सुसज्जित भवन में टंगे हुए चित्रों को देखना। शायद उनमें से कोई भी चित्र तुम्हारी व्यथा को, मतलब मेरी व्यथा को, अर्थात श्रीमती राधिका की व्यथा को, राधा की व्यथा को प्रकट करने में तुम उपयोग में ला सको। काव्य सौंदर्य यहाँ पर देखिए क्या है कि पवन की सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि पवन की असमर्थता को जानते हुए राधा अन्य उपायों को व्यक्त कर रही हैं। वो जानती हैं कि पवन असमर्थ हैं और पवन को किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले तो वो ये चीज़ बता रही हैं और फिर दूसरा इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, तो आपको पता है कि सरल खड़ी बोली का प्रयोग है और व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग है। मतलब व्यवहार में वास्तव में क्या हो सकता है इसके बारे में राधा बता रही हैं। और वियोग श्रृंगार रस है। मेघ सी कांति वाले, थर्ड लाइन, मेघ सी कांति वाले। इस मेघ सी कांति वाले में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वेरी गुड। और छंद कौन सा है? मंद क्रांता है। और पूरे में ही यहाँ पर पूरे पद्यांश में या कविता में कई जगह पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि पवन को यहाँ मनुष्य मान करके संबोधित किया जा रहा है। तो पूरे पद्यांश में या संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 पैराग्राफ ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बातें भी हो गई और टाइम भी ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा हो सकता है कि इन छुट्टियों में कुछ बच्चे अभी अपने गांव वगैरह गए हों तो वो वीडियो अभी ना देख पाएँ, तो इसलिए आज मैं आपके 2 पैराग्राफ्स ही ले रही हूँ। नेक्स्ट टर्न में और ज़्यादा पैराग्राफ्स लूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, भरपूर आराम कीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय।